ओके, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 50 सेक्शन डी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेज ऑफ रेस्पिरेशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करनी है। पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है आपका थियोरिटिकल है, इसमें कहीं पे भी किसी भी किस्म का डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ये आप सबको पता ही है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में खाली पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस मतलब क्या? सो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। मतलब कि ऐसी प्रोसेस की जिसमें फूड जो है, फूड का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होकर सिंपल सब्सटेंस बना देता है और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका वो इस्तेमाल करता है। ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। फिर डेफिनेशन लिख देने के बाद रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी टाइप्स की है, तो फिर 2 टाइप्स की है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस कितने टाइप्स की होती है? अगर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी दोनों ही प्रोसेस में थोड़ा सा ही फर्क है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मतलब कि अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ O2, और एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किसमें होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि यहाँ पे फूड को ब्रेक होने के लिए या तो मॉलिक्यूल को ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और बाकी के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ईस्ट। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन आपने लिख दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख दो, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद उसकी इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या होता है, डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन होने की वजह से जो क्या बनता है, सिंपल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अभी ये जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के वक्त जो एटीपी बनते हैं वो कितने होते हैं, 38 एटीपी बनते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तब, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसे आपको बैलेंस कर फिर लिख देना है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की आपने डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आप एटीपी के बारे में बोलो। एटीपी मतलब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो आप लिख दो। और एटीपी जो है वो फिर जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब भी एनर्जी चाहिए तभी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज़ लिखनी है, वो क्या है, तो कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब वो डायरेक्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना देता। एरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो कि 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। मतलब कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन पहले होता है पाइरूवेट में, और फिर पाइरूवेट के बाद ये प्रक्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये 3 कार्बन वाला जो पाइरूवेट है उसमें से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये चीजें भी आपको इसके अंदर स्पेसिफाई करनी है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पाइरूवेट में, और पाइरूवेट का फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेकडाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इतना आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में लिख दिया। उसके बाद आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो सिंपल आप ऐसा लिखोगे, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस टू रिलीज एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन या तो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन से वो कहाँ पे देखने को मिलता है कि 2 अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलता है, एक तो ईस्ट सेल के अंदर और दूसरा मसल सेल्स के अंदर। ईस्ट सेल, ईस्ट क्या है, एक यूनिसेल्यूलर फंगस है। अभी ईस्ट है वो क्या करती है, तो कि कोई भी शुगर्स जो होते हैं, मतलब कि ग्लूकोज है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, इसका ब्रेकडाउन कर देती है इथेनॉल, मतलब कि अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यहाँ पे लिटिल बिट अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है।
इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल बनता है। ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है, ईस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि आपको कहीं पे भी ऑक्सीजन को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है। सेकेंड टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, मसल सेल्स में। मतलब कि अगर आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या तो हार्ड वर्क कर रहे हो, तब आपके बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तब मसल सेल्स जो है वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। और तब क्या बनता है, तो तब बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और ये जो लैक्टिक एसिड जो है वो फिर आपके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज का। ये लैक्टिक एसिड जो आपके मसल सेल के अंदर स्टोर हो जाता है, उस वजह से मसल्स में आपको स्कम्स मतलब कि ऐसे आपके सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है और ऐसी सारी चीज़ें होती है। अभी यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफ़ी कम एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 38 एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं, यहाँ पे 2 एटीपी ही जनरेट होते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर। तो इतना आपको पूरे का पूरा डिटेल में लिखना है। अगर आप इसको चार्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो चार्ट के फॉर्म में भी इसको स्पेसिफाई करो, एटीपी के बारे में बोलो। फिर जो लैक्टिक एसिड है वो जब मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है उसको भी लिखना है। अभी लैक्टिक एसिड से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो कुछ नहीं, सिंपल आपको गर्म पानी से जो भी मसल्स है उसको वॉश कर डालो। तो क्या होगा, गर्म पानी से मसल्स को वॉश करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा लैक्टिक एसिड का फिर से डिकम्पोजिशन हो जाएगा आगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और आपको जो भी मसल क्रैम्प्स जो हुए हैं वो वापस फिर से सही हो जाएंगे, और आपको वहाँ पे दर्द या तो जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो भी चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी।